साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से ओन कोचिंग क्लासेस जौनपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग वायुमंडल पढ़ रहे हैं। वायुमंडल के तहत हम लोग दो पार्ट में वायुमंडल के थोड़े थोड़े भागों को पढ़ा है। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, यानी कि ये भाग तीसरा होगा। देखिए, वीडियो बहुत ही छोटा छोटा बन रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस समय हालात क्या हैं। इस महामारी से सब लोग अपने घर पर हैं, हम भी अपने घर पे हैं। अपने घर पर रहकर ही किसी तरीके से आप लोगों के लिए यह छोटी सी क्लास है जो कि एक वीडियोज़ के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है सर। अब आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए, हमने ये बनाया है कि आज वायुमंडल की परतें हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में बात कर लिया था कि वायुमंडल में क्या क्या है। पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है, जलवाष्प है, वायु है, उसमें धूलकण है, इन सब का सम्मिलित स्वरूप के कारण ही यहाँ पर वायुमंडल टिका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन है। आज इस वायुमंडल की परतें जो है, वायुमंडल की जो संरचना है, ये परतें कुछ बताई गए हैं कि वायुमंडल में 5 परतें हैं। वो परतें किस प्रकार हैं? परतों का मतलब है कि कोई एक ऐसी परत नहीं है कि जो अलग अलग के बाद, क्योंकि इन परतों में कुछ अंतर है। निचली परत के बाद जब दूसरी परत आती है, उस परत में निचली परत से कुछ अंतर है। इस तरीके से ये परत 5 भागों में बांटा गया, डिवाइड किया गया। वैसे तो आप ऊपर तक जाएंगे तो कोई ऐसा है नहीं कि परत अलग है, लेकिन एक समझने के लिए परत को बनाया गया है कि ये जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली परत के बाद दूसरी परत, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं परत। इन परतों से ये पता चलता है कि इन निम्न परतों में, उसके ऊपर के परतों में कुछ न कुछ अंतर है। तो आइए समझते हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि वायुमंडल की परतें किस प्रकार है। इसमें तापमान के आधार पर हम लोगों ने जो पढ़ा था कि 5 भागों में बांटा गया है, वो इस प्रकार है, जो कि हमने पहले स्टार्टिंग पढ़ा। क्षोभ मंडल, निचली परत को, दूसरी परत को समताप मंडल, तीसरी को मध्य मंडल, चौथी को आयन मंडल और 5वीं को बहिर्मंडल कहते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न यहीं से आ जाता है। अब ये सीक्वेंस पूछ लेता है, ये पूछ लेता है क्रम बताइए। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बीच में कोई और रख देगा, तो ये सीक्वेंस 5 याद होना चाहिए। दूसरी बात, अब ये पूछता है कि दूसरे नंबर पे कौन है, मध्य में कौन सा मंडल पड़ता है, सबसे निचला मंडल किसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों देखिए, ये हमने ग्राफ बना दिया एक तरीके से वायुमंडल की संरचना का किस प्रकार से है, और हम इसको देखते हैं कि पहला मंडल जो है, इसमें क्या है, क्षोभ मंडल। हम लोग देख रहे हैं कि क्षोभ मंडल है, और उसके बाद इसको जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, इसको भी याद रखिए। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर। देखिए, हम बात करते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये इक्वेटर है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी देखिए 0 डिग्री। हम बात कर रहे हैं कि वायुमंडल की परतें, वायु की परतें का मतलब है कि आप देखेंगे बाकी सब यहाँ पर सीधी सीधी लाइनें हैं, परतें ये बराबर दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पहली जो परत है क्षोभ मंडल, यहाँ पर आपको तिरछी लाइन दिख रही है, या कहें तो आप ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास, और ये ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ पर आपको ऊंचाई अधिक दिख रही है और यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊंचाई कम दिख रही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो क्षोभ मंडल है, उसकी ऊंचाई जो है महज 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो है इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर। तो अगर औसत में देखें तो क्षोभ मंडल या पहला मंडल जो है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 13 किलोमीटर। साथियों, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर जो है ऊंचाई अधिक है, यहाँ पर ऊंचाई कम है, यानी कि विषुवतीय रेखा में जो है ऊंचाई अधिक और ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊंचाई कम है। देखिए, ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य यहाँ है, अगर यहाँ पर सीधा देखेंगे आप, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखीय क्षेत्र में सीधा पड़ रहा है, तो ज़्यादा उष्मा यहाँ होगी। उष्मा होने के कारण यहाँ की वायु क्या है, ज़्यादा दूर तक ऊपर उठेगी, ज़्यादा ऊपर उठेगी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वायु के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, एक तरीके से मानते हैं यहाँ पर हम खड़े हैं, और
जब यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ अगर तेज प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं तो तेज प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है। वही चीज़ यहाँ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ प्रकाश पड़ रहा है तो इस साइड में विषुवत रेखी 0 डिग्री पर ये वायु जो है ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने के कारण इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर आंकी गई है। वहीं पर जैसे जैसे आप यहाँ से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ये गैसें, इतना उष्मा यहाँ नहीं है, इतना तापमान यहाँ नहीं है, इसके कारण ये जो है वायु जो है नीचे रह गई, जिसके कारण आप ध्रुवों को देखेंगे तो लगभग 8 किलोमीटर है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की परतें बनाई गई हैं, और विभिन्न प्रकार की जो परतें बनाई गई वो ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से उठाया है जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ से देखेंगे आपको समझ में आएगा, तो यही चीज़ उठा करके हमने यहाँ पर रखा है समझने के लिए। तो देखिए पहली परत क्या है, वो क्षोभ मंडल है। यहाँ विषुवत रेखा पर जो ऊंचाई 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। ये औसत ऊंचाई 18 और 26, इसका मध्य का निकालेंगे तो ये औसत ऊंचाई आ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंडल की विशेषता ये है कि इसको क्षोभ मंडल इसलिए कहा जाता है। क्षोभ का मतलब होता है कि मौसमी घटनाएं इसमें होती हैं। इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मंडल में हमने बात किया था कि इस मंडल में अधिकतर 10 किलोमीटर तक 90% जो है जलवाष्प पाया जाता है, और धूल के कण भी पाए जाते हैं। गैसों की सबसे अधिक मात्रा इसी मंडल में है। गैसों की अगर प्रतिशत में भी देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसी में है। इसका कारण है कि जब सब कुछ अधिकतम 99% इसी में है, क्षोभ मंडल में है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी, आंधी तूफान, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं, चक्रवात वगैरह जो भी हैं, सब कुछ कहाँ होंगे, क्षोभ मंडल में होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप, एक प्रश्न बढ़िया बनता है। एक वायु जेट पवन चलती है, वायु जेट पवन बहुत तीव्र गति से चलती है। ये कहाँ पर चलती है, ये क्षोभ मंडल में ही चलती है, बट क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग जो क्षोभ सीमा कही जाती है, क्षोभ सीमा को कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के पास एक वायु जेट पवनें चलती है जो लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है। जब ये वायु ऊपर की ओर धीरे धीरे उठती चली जाती है, उसके बाद यहाँ पहुँचने पर वायु इस तरीके से बहुत तीव्र गति से क्षैतिज दिशा में मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं वायु जेट पवनें, क्योंकि पवनें गति करती हैं, हवा तो गति करती नहीं, हवा तो स्थिर है। अगर हवा में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल गति हो गई तो वो पवन कहलाती है। और अगर जो है यहाँ पर जो है सीधा का सीधा जो है हवा ऊपर की तरफ अगर उठ रहा है तो वह करंट्स कहलाता है, जिसको कहते हैं तरंगे। तो साथियों यहाँ पर हमने देखा कि क्षोभ मंडल सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बहुत अधिक आता है। तो हमने बात किया कि अब जो क्षोभ मंडल है इसमें जो व्यक्ति है वो ये समझ पा रहा है कि यहाँ पर खड़ा होकर के वो देख रहा है कि ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर, यहाँ पर ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर है। जैसे जैसे अगर वो ध्रुवों की तरफ बढ़ेगा तो ये ऊंचाई कम दिखाई पड़ेगी। लेकिन आप ये समझिए कि ऊपर सूर्य है और नीचे यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ है। ऊपर पर ये समझना चाहिए कि ऊपर से अगर हम जाते हैं ऊपर की तरफ, सूर्य के नज़दीक जा रहे हैं, टेम्परेचर जो है यहाँ पर या तापमान यहाँ पर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है, आइए समझते हैं। देखिए सबसे अधिक गैसों की मात्रा यहाँ पर है। सूर्य की जो विकिरण आती है, जो सौर विकिरण यहाँ पर आती है, तो ये जो आपको गैसों का जो आवरण दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी विरल है, और जितनी भी भारी गैसें हैं वो नीचे की तरफ है। ये जो सूर्य विकिरण है वो शॉर्ट वेव में आती हैं, कल हमने बात किया था। तो इस तरीके से ये वेव हो गया, जिसको हम कहते हैं लघु तरंगे। ये तो चली जाती हैं आराम से, सीधे सीधे आप पृथ्वी पर चली जाती हैं। ये पृथ्वी का भाग है, और पृथ्वी पर यहाँ पर देखिए पहाड़ है, पठार है, जल है, पेड़ पौधे हैं, ये ठोस चीज़ें हैं, और इनसे टकरा करके, जिसको कहते हैं परावर्तित होती हैं, इनसे टकरा करके ये क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। जब ये परावर्तित होती हैं तो ये लघु तरंगों के रूप में वापस जाती हैं, लेकिन वापस नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण, क्योंकि यहाँ पर जो है गैसों का घनत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ धरती पर जो है
15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। इसके ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे, यदि आप ऊपर जा रहे हैं धरातल से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है। इस तरीके से 1 किलोमीटर पर जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। इसको जो है सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि ये ध्रुवों पर जो है वैसे ही जैसे यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने पर 8 किलोमीटर, यानी ध्रुवों की बात कर रहे हैं, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पर जाने पर यहाँ पर टेम्परेचर -45 डिग्री हो जाता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऊपर जाने पर धीरे धीरे टेम्परेचर में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जो ये वायुमंडल है वो वायुमंडल सूर्य की जो किरणें आती हैं उससे गर्म नहीं होती हैं। अगर सूर्य की किरणें आती तो ऊपर बहुत ही अधिक गर्म हो गया होता और पृथ्वी ठंडी रहती। नहीं, सूर्य की जो विकिरण आती है वो तो सीधा सीधा चली जाती है, लेकिन जब वापस जाती है जो पार्थिव विकिरण जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं वायुमंडल को गर्म करता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं देख रहे हैं कि जो है सामान्य ताप ह्रास दर हो रहा है। तो यहाँ पर -45 डिग्री, यहाँ पर आप पहुँचेंगे थोड़ा ऊंचाई अधिक है तो और अधिक बढ़ जाएगा -60 के आसपास। यहाँ पर आप देखेंगे विषुवत रेखी क्षेत्र में तो -80 के आसपास जो है यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। तो ये जो है क्षोभ मंडल की विशेषता रही है कि क्षोभ मंडल में जो है एक प्रश्न यहाँ से और बढ़िया बनता है कि जो ये ऊंचाई है दोस्तों, देखिए ये जो ऊंचाई है और समताप मंडल, अगला मंडल जो है समताप मंडल है। तो क्षोभ मंडल में और समताप मंडल में आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रश्न ऐसे बनता है कि कथन वाले प्रश्नों में आता है कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम और विषुवत रेखी क्षेत्र में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक है। समताप मंडल में ध्रुवों पर ऊंचाई अधिक और विषुवत रेखी क्षेत्र में ऊंचाई कम है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? ए विकल्प सत्य है कि बी विकल्प सत्य है कि सी विकल्प सत्य है? कहने का मतलब ए बी दोनों सही है। तो इसमें आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो बात कर रहा है ध्रुवों पर ऊंचाई क्षोभ मंडल की कम है, यहाँ पर अधिक है। समताप मंडल की जो है विषुवत रेखा पर कम है लेकिन यहाँ ध्रुवों पर अधिक है। दोनों बातें सत्य है, ए और बी यहाँ पर सत्य होगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ क्षोभ मंडल के बारे में जो बात कर रहे हैं कि प्रश्न कहाँ से बन जाए, किस तरीके से बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्षोभ मंडल में और क्या क्या होता है, देखिए एक प्रश्न बहुत बढ़िया उठता है कि बार बार प्रश्न आता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है। तो इसके लिए तो यहाँ पर जो है मौसमी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर वायुयान नहीं उड़ सकता, लेकिन जो स्थानीय वायुयान होते हैं जो हेलीकॉप्टर वगैरह है वो क्या करते हैं, वो जो है क्षोभ मंडल में ही उड़ा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्षोभ मंडल में ही उड़ा करते हैं। लेकिन यदि देखें जो अंतरराष्ट्रीय है या दूर तक जाते हैं वो उनके लिए क्या है, वो समताप मंडल में आगे हम बात करेंगे उड़ते हैं। लेकिन जो स्थानीय है वो क्या करते हैं, इसी मंडल में उड़ा करते हैं। हाँ, वायुयान अगर कहें वायुयान किस मंडल में उड़ान भरता है तो उड़ान भरना किसमें, क्षोभ मंडल में। वायुयान उड़ान भरता है इस मंडल में लेकिन उड़ता कहाँ पर है, समताप मंडल में। तो इस तरीके से ये क्षोभ मंडल हुआ। और क्षोभ मंडल के बाद अगला मंडल आता है समताप मंडल। देखिए दोस्तों, समताप मंडल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने देखा कि -80 हो गया टेम्परेचर। 2 किलोमीटर पर जाने पर 2 किलोमीटर, यहाँ 18 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर से लेकर के आप कहें 35 किलोमीटर तक यहाँ पर एक तरीके से एक लेयर पाई जाती है, ओजोन परत जिसको कहा जाता है, एक जीवन रक्षक परत इसको कहा जाता है। क्योंकि ये सूर्य से आने वाले यूवी रेज को, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने का मतलब देखिए, अब तक तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है धरती पर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसों का घनत्व अधिक है, पार्थिव विकिरण वापस जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती, जिससे जो तापमान बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जब 80 तक पहुँचा उसके बाद पुनः आप देखिए यहाँ पर 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच फिर एक बार जो है एक गैस आई, वो है ओजोन।
ओजोन का लेयर यहाँ पर है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे पर्यावरण अध्ययन के तहत। ये ओजोन जो है, जो किरणें आ रही हैं सूर्य की, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनको अवशोषित कर ले रही। देखिए, जब कोई भी वस्तु ठोस है, अगर वो अवशोषित कर रही है तो वहाँ पर ऊष्मा होगी, वो गर्म होगी, उतना गर्म भी होगी और उतना ठंडा भी होगी। जैसे धरती पर आए, धरती ठोस है, यहाँ पर मकान वगैरह, बिल्डिंग, पहाड़, पर्वत, झरने, ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आने के बाद सारी की सारी विकिरण अवशोषित नहीं हुई, कुछ ना कुछ तो वापस गई पार्थिव के रूप में, तो ये धरती गर्म हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर जो विकिरण आई उसको पूर्ण रूप से ये अवशोषित कर लेती है। मान के चलते हैं ये अल्ट्रावायलेट ये है, और एक तरीके से अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, ये 3 प्रकार की किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें। इनमें जो ए है वो सबसे खतरनाक है, ये पूर्णतः जो है अवशोषित हो जाती है। उसके बाद जो बी किरणें हैं, ये बी किरणें कहीं ना कहीं जो है ये ओजोन लेयर पतला हो गया है। क्या हो गया? पतला हो गया है। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी हम बात करते हैं तो इसके कहा जब पतला हो गया है, जिससे जो है ये अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो बी लेवल की हैं, वो किरणें जो है धरती की तरफ बढ़ जाती हैं। यदि ये धरती की तरफ बढ़ती हैं तो यहाँ पर बहुत घातक रूप अपनाती हैं, यहाँ तक जो है त्वचा कैंसर होने का डर रहता है। उसके अलावा जो ये पराबैंगनी किरणें सी लेवल की है, अल्ट्रावायलेट सी, ये किरणें ही जो है यहाँ पर धरती पर आती हैं, हमको प्रकाश के रूप में मिलती हैं, विटामिन डी के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये 2 किरणें जो हैं अल्ट्रावायलेट ए और बी बहुत ही डेंजरस है। सबसे ज़्यादा तो ये है, उसके बाद जो कि पूर्णतः अवशोषित हो जाती है 100%। उसके बाद जो है बी है, वो जहाँ लेयर पतला हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा लेयर जो है पतला जो है वर्षा ऋतु में होती है, और जो है कि ओजोन परत की मोटाई भी बढ़ जाती है। ये समय के हिसाब से बढ़ती रहती है, समय के हिसाब से पतली होती रहती है। वर्षा ऋतु में जो है ये पतली हो जाती है और बसंत ऋतु में जो है ये मोटी हो जाती है। तो ये जो पतली हुई है इसी को कहते हैं ओजोन छिद्र हुआ है। ये ओजोन छिद्र हुआ कहाँ है? ये अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ है। ये दक्षिण ध्रुव पे पड़ता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है ये ओजोन छिद्र देखा गया है। 1985 में ब्रिटेन की टीम ने इसको सबसे पहले देखा था कि यहाँ पर लेयर जो है पतला हो रहा है। किसके कारण पतला हो रहा है? कि सीएफसी के, इसका मुख्य कारण है सीएफसी उत्सर्जित हो रही है। तो इस पर जो है एक समझौता हुआ है जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है दोस्तों। यहाँ पर 1987 में एक समझौता हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, कि सीएफसी के उत्पादन में जो है एक तरीके से रोक लगाया जाए, जिससे कि जो यह जीवन रक्षक जो परत है वो नष्ट न हो इसके क्षरण के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जब सूर्य की किरणें अवशोषित हो गई तो एक बार जो यहाँ पर माइनस की तरफ बढ़ रहा था, तापमान माइनस की तरफ चल रहा था, वो स्थिर हो गया। यहाँ पर फिर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे जब माइनस की तरफ 0 होता हुआ यहाँ पर पहुँचते पहुँचते एक बार आप देखेंगे कि जो है 0 पर हो जाता है तापमान। कहाँ पर? ये जो स्ट्रेटोपोस है, स्ट्रेटोपोस का मतलब हुआ कि जो स्ट्रेटोपोस जो है ये समताप जो सीमा है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तापमान कितना हो गया? 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की विकिरण जो आ रही है अवशोषित हो जा रहे हैं। जहाँ पर अवशोषण होगा वहाँ पर गर्मी अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए, अगर आप 2 प्रकार की एक वस्तुएं ले लीजिए, एक आप लकड़ी के कोई वस्तु ले लीजिए, एक लोहे की वस्तु, 2 रख दीजिए सामने, दोनों पर देखेंगे, धूप में रखिएगा, आप जो ठोस होगी वो ज़्यादा अवशोषित करेगी। ये कारण है कि लोहे की वस्तु अगर है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, अगर लकड़ी की है तो वो कम गर्म होगी। वही बात यहाँ पर है। अगर यहाँ पर सघनता अधिक है, ठोस अधिक है, यहाँ पर गर्मी हो रही है, यहाँ पर एक गैसीय आवरण है ओजोन O3, जिसके कारण यहाँ भी अवशोषित हो रही है। अगर अवशोषित हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गर्म होगा। तो इसलिए जो यहाँ पर माइनस की तरफ बढ़ रहा था, ऊपर जाने के बाद पुनः जो है ओजोन के कारण जो है यहाँ पर टेम्परेचर एक बार फिर रुका, अचानक धीरे धीरे अब वृद्धि होने लगी और यहाँ पर समताप सीमा तक आते आते जो है 0 पर पहुँच गया। तो यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं ये वायुयानों के लिए जो है बहुत ही
अनुकूल मंडल कहा जाता है। तो इसी मंडल में दोस्तों जो है वायुयान जो है उड़ा करते हैं। किस मंडल में? इसी मंडल में वायुयान उड़ा करते हैं, समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ा करते हैं। और इसी मंडल में एक और बढ़िया सा जो है घटना होती है जिसको कहते हैं भौतिक बादल। भौतिक बादल कहाँ बनते हैं? भौतिक बादल जो है वो समताप मंडल में बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि देखिए कि 90% तो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं जलवाष्प, कुछ जलवाष्प ये ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है समताप मंडल के ऊपर पाए जाते हैं। तो हल्के फुल्के बादल वहाँ कभी कभार न्यूक्लियस क्लाउड जिसको कहते हैं वो यहाँ पर बन जाता है। तो एक बढ़िया प्रश्न कभी कभार आता है, हालांकि बहुत उच्च लेवल का प्रश्न है कि भौतिक बादल कहाँ पर बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा भौतिक बादल समताप मंडल में बनते हैं। इसके अलावा जो मौसमी गुब्बारा उड़ाया जाता है दोस्तों, मौसम की जानकारी के लिए, वो मौसमी गुब्बारा भी कहाँ पर? वो समताप मंडल में भी यहाँ मौसमी गुब्बारा कहाँ उड़ाया जाता है? मौसमी गुब्बारा समताप मंडल में उड़ाया जाता है। तो